हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है घमंड न करो। और इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी में हंस दंपति और कोए के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें कभी भी दूसरों को कमज़ोर और अपने से हीन नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हम जानेंगे कि घमंड नहीं करना चाहिए और घमंड करने से क्या होता है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक हंस दंपति रहता था। दंपति मतलब पति पत्नी। ठीक है, एक किसी तालाब में एक हंस पति पत्नी का जोड़ा जो है, हंस का जोड़ा, वो रहता था। तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा कौआ रोजाना हंस दंपति को पानी में अटखेलियां करते हुए देखता था। तालाब में तरह तरह के जल पक्षी रहते थे। जल पक्षी मतलब पानी में रहने वाले पक्षी। कौआ जो है उन दोनों हंसों को रोज देखता था। जरा सी आहट पाकर ही वे उड़ जाते थे। आसमान में कुछ देर तक चक्कर लगाकर फिर अपनी जल क्रीड़ा में मगन हो जाते थे। मगन मतलब लुप्त हो जाते थे, मजे करते थे वो पानी में खेलकर हंस। ठीक है, तो कौआ जब भी देखता हंस दंपति को पानी में ही पाता। एक दिन कोए से रहा न गया। वह समीप जाकर बोला, क्या तुम जल पक्षी नहीं हो? समीप क्या होता है? पास। ठीक है, तो कौआ पूछता है उनसे कि क्या तुम जल पक्षी नहीं हो? भाई, जल पक्षी ही समझ लो, हंसिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तुम हमेशा तैरते रहते हो, क्या तुम्हारे पंख नहीं हैं? कोए ने अधीरता से पूछा। हंस बोला, बिना पंख के जल पक्षी कैसा? तुमने हमें उड़ते हुए नहीं देखा, इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमें उड़ना नहीं आता। तो क्या कहता है हंस कि हमारे पंख भी हैं, तो तुमने उड़ते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें उड़ना नहीं आता, हम तो उड़ते भी हैं। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कौआ उन लोगों के समान है जो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अचानक कोए को तालाब के किनारे मरी हुई मछली दिखाई दी। वह मछली को चोंच में दबाकर ले उड़ा और पेड़ की डाली पर बैठकर खाने लगा। हंस दंपति बातें करते हुए जल क्रीड़ा में मगन हो गए। जल क्रीड़ा क्या होता है? जल में खेल करने लगे वो। ठीक है, अटखेलियां करने लगे। मछली खाकर कौआ काँव काँव करके मंडराता हुआ उनके पास आकर इधर उधर की बातें करने लगा। वे उसकी बातें कुछ देर तक तो सुनते रहे, फिर उन्होंने उसकी बेतुकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कौआ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां से उड़ा और आसमान में तरह तरह की कलाबाजियां दिखाने लगा। बच्चों, आकर्षित क्या होता है? रिझाने के लिए। ठीक है, और ये बेतुकी बातें क्या होता है? बेतुकी बातें होते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता, बेफालतू की बातें, है ना, बिना मतलब की बातें। तो कौआ ऐसे ही बोले जा रहा था। हंस क्या कर रहे थे? हंस उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कौआ उनका ध्यान खींचने के लिए आसमान में उड़ता है और कलाबाजियां दिखाने लगता है। कभी पेड़ पर जा बैठता, कभी पेड़ से उड़कर हवा में तरह तरह के करतब दिखाता, कभी उनके ऊपर से सर से गुजर जाता, कभी जोर जोर से काँव काँव करता हुआ तेज उड़ता। उसकी हरकतों से ऐसा लगता जैसे कह रहा हो कि जिस तरह मैं उड़ सकता हूँ वैसे तुम उड़ नहीं सकते। उसकी हर हरकत से मूर्खता और घमंड प्रकट हो रहा था। कौआ मूर्ख और घमंडी तो था ही, वह अपने आप को सबसे चतुर और बुद्धिमान भी समझता था। बुद्धिमान मतलब होशियार। ठीक है, कौआ घमंडी था। वो ऐसे दिखाता है हंस को कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या तुम ऐसे कर सकते हो? तो वो अपने आप को बहुत चालाक और बहुत होशियार समझता था। एक ही तालाब में रहते रहते हंसिनी का मन ऊब गया था। एक दिन उसने हंस से कहा, चलो टापू पर चले, वहां झील में रंग बिरंगे फूल और कमल खिल गए होंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो, कोई को भी पता चल जाएगा कि हम सचमुच जल पक्षी हैं और उड़ सकते हैं। हंस ने पेड़ पर बैठे कोए की ओर इशारा करते हुए कहा। अब दोनों जो हंस हैं वो दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, चलो उड़ चलते हैं। यह कहकर हंसिनी ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई। हंस भी पीछे पीछे उड़ गया। दोनों धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ने लगे। कौआ भी उड़कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, अब मजा आएगा। कौआ तेज गति से उनसे आगे निकल गया। गति क्या होता है? चाल। ठीक है, बहुत स्पीड में कौआ जो होता है बहुत तेज चाल में उनसे आगे निकल जाता है।
उसे देखकर हंस हंसनी ने अपनी गति धीमी कर ली। कौआ और आगे निकल गया और बोला, शाबाश, थोड़ा और तेज चलो, आओ मेरे बराबर उड़ो। कौए की ललकार सुनकर हंस दंपति ने थोड़ा ऊंचा उड़कर अपनी गति बढ़ा ली। ललकार मतलब पुकार, ठीक है। तो कौआ बार बार ऐसे बोल रहा था, तो हंस क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी गति बढ़ा लेते हैं और थोड़ा ऊंचा उड़ जाते हैं। उनकी तेज गति देखकर कौए के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, अब तो इनके साथ उड़ना बहुत कठिन है, इनके पीछे पीछे उड़ने में ही मेरी भलाई है। उड़ते उड़ते वह थक गया। उसके पंख जवाब देने लगे। वह कभी पंखों को आराम देता तो कभी चोंच खोलकर फेफड़ों में जोर जोर से हवा भरता। अब तो कौआ जो है वो थकने लगा था। वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। थकान के मारे उसकी सांस फूलने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कौए की दुर्दशा देखकर हंसनी को हंसी आई, परंतु हंस को कौए पर तरस आ गया। दुर्दशा क्या होता है, बुरी दशा, ठीक है। तो अब कौआ ऐसे हाफ रहा था, उसको सांस चढ़ रहे थे बार बार और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। तो हंसने को तो हंसी आ जाती है, लेकिन हंस को बेचारे कौए पर तरस आ जाता है। उसने सोचा, यह अपनी मूर्खता से मारा जाएगा, अब न तो हमारे साथ टापू पर पहुंच सकता है और न वापस लौट सकता है। हंस ने कौए पर दया दिखाते हुए उससे कहा, देखो भाई, यदि तुम थक गए हो और उड़ा नहीं जा रहा है तो आकर मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। शेखी में कुछ नहीं रखा है। शेखी क्या होता है, झूठी शान में। अब हंस क्या सोचता है कि बेचारा कौआ शायद ये मर ही जाएगा अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में, अपने आप को होशियार दिखाने के चक्कर में। तो वो क्या कहता है कि या तो मेरी गर्दन पर बैठ जाओ, ठीक है, अगर नहीं उड़ा जा रहा है तो झूठी शान में कुछ नहीं रखा, बिना बात मारे जाओगे, हम तुम्हें तालाब के किनारे छोड़ आएंगे। हंस की बात मान लेने में ही कौए ने अपनी भलाई समझी। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। वह हार मानकर हंस की गर्दन पर बैठकर तालाब के किनारे पहुंच गया। सिर झुकाकर वह पेड़ पर जा बैठा। हंसनी ने हंसते हुए हंस से कहा, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है। तो देखा बच्चों, कैसे कौआ जो है हंसनी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन आखिर में कौए को हंस की ही मदद लेनी पड़ती है। इस पर हंसनी कहती है कि जो घमंडी लोग होते हैं उनका सिर जो है हमेशा झुका हुआ होता है, हमेशा नीचा होता है। तो बच्चों, यदि कौआ अपना घमंड नहीं छोड़ता तो क्या होता। अब कौए ने भी चालाकी की। कौआ समझ गया कि इनकी बात मानने में ही भलाई है, नहीं तो वो मारा ही जाएगा। अगर वो अपना घमंड नहीं छोड़ता, वो कहता नहीं मैं नहीं थका हूं, जितना तुम उड़ोगे मैं भी उड़ूंगा, तो क्या होता, वो मारा जाता है ना। तो बच्चों, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है कि हमें अपनी किसी भी वस्तु या शक्ति पर किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इस कहानी को दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो आप स्वयं करेंगे।